नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम अपने एक नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जिस प्रकार रीट की वैकेंसी आई है उसी प्रकार ताज़ा आपको फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। आज से अपने एक नया टारगेट नए अकॉर्डिंग के हिसाब से अपने एक नए सीरीज के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए। पहला हमारा टॉपिक रहेगा भारत के इतिहास से संबंधित जो गुप्त काल की साहित्य व स्थापत्य कला है उनकी आज अपने शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए क्वालिफाई करना। ये आप देख सकते हो, निःशुल्क बेंच आपके लिए बढ़िया तरीके से क्लास रहने वाली है। जीके जीएस इतिहास पढ़ेंगे, गुप्तकालीन कला साहित्य, और ये जो फर्स्ट पेपर है उसके सिलेबस पर आधारित ये वीडियो आपके लिए रहेगा। और जीरो लेवल से सिलेक्शन तक का सफ़र लाइव क्लास आपको मिलती रहेगी। तो एक एक टॉपिक में एक एक अब इस क्लास के अंदर मैं उतने ही टॉपिक लेकर आया हूँ। सभी के सभी जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जैसे गुप्त काल की साहित्य व कला है, ठीक है, तो उससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सभी के सभी बना लिया मैं। अब इससे हो एग्जामिनर बाहर देगा नहीं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बन गए ना सभी के सभी सारे इसके अंदर डाल दिए। ये आज की अपनी क्लास नंबर 1 रहेगी। आज अपने सिर्फ क्लास नंबर 1 की बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से बड़ी ज़बरदस्त की क्लास रहने वाली है। और जो साथी लगातार मेरी इस क्लास के साथ बना रह गया ना, मैं कहता हूँ फर्स्ट पेपर उसका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से कला व साहित्य से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन बन रहे ना सभी के सभी मैं बना कर ले आया वहाँ फिरा के किसी भी प्रकार। इसी तरीके से ये क्लास आपको मिलने जा रही है आज शाम 8 बजे। भी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, स्कूल व्याख्याता गुप्तकालीन साहित्य व कला स्थापत्य कला का जबरदस्त क्वेश्चन। पहला, कला व साहित्य की उन्नति की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसने कहा है? एक एक प्रश्न मैं बारीकी से लेकर आया हूँ। इस तरीके से पूरे कुछ मैं तथ्य भी आपको बताऊंगा क्या क्या याद करना है आपको। तो कला व साहित्य की उन्नति की दृष्टि से गुप्त काल को के इतिहास का स्वर्ण युग अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर दो ही टॉपिक है। गुप्त काल की जो कला साहित्य है उससे संबंधित स्थापत्य कला के बारे में, और जो मुगल काल के अंदर है स्थापत्य कला उनके बारे में दो ही टॉपिक दिए हुए हैं। उनको बस स्थापत्य कला है ना, कला है उसके बारे में आपको अच्छी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि गुप्त काल का समय कितना था, 275 से लेकर, गुप्त काल का समय कितना था 275 से लेकर 550 ईस्वी कितना था 550 ईस्वी। और गुप्त काल का जो है इसका संस्थापक था श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त को माना। याद रखना, यहाँ पे पूछा है कला व साहित्य की उन्नति से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। के एम मुंशी ने कहा है, के एम मुंशी ने कहा है। का है, क्योंकि भारतीय इतिहास के अंदर स्वर्ण युग है वो गुप्त काल को कहते हैं। ये कहा किसने था? कि हमें मुंशी ने। का उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? एक एक प्रश्न, एक एक क्वेश्चन। किस गुप्तकालीन शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बताओ इसका आंसर। आप साथ साथ में जो तैयारी करें उनकी बड़े जबरदस्त ट्रिक यहाँ पे याद होगी अच्छे तरीके से। कौन सा गुप्तकालीन शासक है जिसके सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा शासक था? बात कर लेता हूँ कुमारगुप्त। यहाँ पे कौन थे? कुमारगुप्त। नाम सुना होगा आपने। कुमारगुप्त का समय कितना था? समय कितना था? 415 से लेकर 414 था। 415 ईस्वी पर 415 से लेकर 454 ईस्वी, 454 ईस्वी इनका समय था। 400 का समय था किसका? ये था कुमारगुप्त का। गुप्तकालीन शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं कुमारगुप्त के समय। ये इसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की ने कुमारगुप्त।
नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पर है, ये है बिहार। बिहार पटना के अंदर है नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पर है। इन्होंने कुमारगुप्त ने स्थापना की थी, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध और जो थे तो वहाँ पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण है कि अच्छे केंद्र थे नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय में। अब नोट लगा के देखो कुछ चीजें। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसको कहते हैं, श्रीगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं, श्रीगुप्त को कहते हैं। किंतु गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखना, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसको कहते हैं, श्रीगुप्त को। लेकिन वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ ले, चंद्रगुप्त प्रथम को कहते हैं, जिनका समय था 319 से लेकर तो 50 ईस्वी को माना जाता है, ये इनका समय था। और विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम है माना गया। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। कई बार के एग्जाम में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है विष्णुगुप्त का अंतिम। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ, बताओ भाई, जल्दी से बताओ। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। यूपी के अंदर दो मंदिर है, यूपी के अंदर है दो मंदिर है। एक तो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कौन सा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा एक है भीतरगांव ईंटों का मंदिर, कौन सा है, भीतरगांव ईंटों का मंदिर, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है छत्तीसगढ़ के, कहाँ पर है ये, छत्तीसगढ़ के अंदर है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। मध्य प्रदेश में भी बहुत है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, शिव बुमरा का विष्णु मंदिर है, इसके अलावा नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश में ही है। महाराष्ट्र के अंदर क्या है, महाराष्ट्र के अंदर है अजंता की गुफाएं। आगे आएगा, अपने बात करेंगे अजंता की गुफाएं। इस तरीके से एक एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पे याद कराऊंगा, इससे बाहर आपका कुछ जाएगा नहीं। उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव ईंटों का मंदिर, छत्तीसगढ़ में सिरपुर का मंदिर और महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं जो बहुत। अब देखो क्वेश्चन में एक एक लाइन में ही प्रश्न लेके आ गया। देखो, निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन की पहचान करो। देखो सत्य कथन इसके अंदर आपको बताना है। आगे तथ्य दिए हुए हैं, ये देखो, ये कूट दिए हुए आगे। गुप्त काल में मथुरा, बनारस व पटना कला के प्रसिद्ध केंद्र थे, बिल्कुल सही है। गुप्त काल के अंदर है मथुरा, बनारस, पटना कला के प्रसिद्ध केंद्र थे, बिल्कुल कथन सही है। याद रखना भी, बनारस, मथुरा, बनारस और पटना ये प्रसिद्ध केंद्र थे गुप्त काल के समय। के बाद में मंदिर निर्माण कला, गुप्त काल में ही वास्तविक मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। यानी कि जो मंदिरों का जो निर्माण हुआ था ना, वो किसके समय हुआ, गुप्त काल के अंदर। गुप्त काल के अंदर ही वास्तविक तरीके से यहाँ पर मंदिरों का निर्माण हुआ। ये विशेषताएं हैं सारी। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है, कहा जा सकता है। कौन सी शैली है, नागर शैली। वीरसेन, ये वीरसेन कौन थे, ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था ये वीरसेन। के द्वारा बनाया गया था उदयगिरी का गुहा मंदिर जो विष्णु को समर्पित है, इस काल का श्रेष्ठ समाज। ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन है, सारे के सारे कथन ये सही है। देखो चारों के चारों मैंने लाइन बता दी अच्छे तरीके से। पहली लाइन है कि गुप्त काल में मथुरा, बनारस और पटना ये कला के प्रसिद्ध केंद्र थे। इसके अलावा जो मंदिर निर्माण की जो कला है वो सबसे पहले गुप्त काल के अंदर वास्तविक रूप से प्रारंभ हुई थी, ये याद रखना। इसके अलावा जो गुप्तकालीन मंदिर है वो नागर शैली के उदाहरण है। और इसके अलावा जो वीरसेन, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सेनापति है, के द्वारा उदयगिरी गुहा का जो मंदिर है को समर्पित है, वो इस काल का श्रेष्ठ स्मारक है। याद रखना ये लाइन तो बहुत ही महत्वपूर्ण। चारों के चारों कथन हैं सत्य हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 से 4। अगला प्रश्न, भीतर गांव का ईंटों का मंदिर स्थित है। देखो साथ साथ में याद हो जाना चाहिए, पीछे मैंने बता दिया आपको अच्छे तरीके से। तो भीतर गांव का ईंटों का मंदिर कहाँ स्थित है, तो भीतर गांव में ईंटों का मंदिर कहाँ स्थित है, कानपुर। कहाँ पर है, कानपुर है यूपी के अंदर। इसके अलावा एक मंदिर मैंने आपको और बता दिया, तिगवा का विष्णु, एक और है तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का, ये भी कहाँ पर है, यूपी के अंदर है।
और ये भीतरगांव का जो मंदिर है, ईंटों का मंदिर है, ये भी कहाँ पर है? कानपुर की। अब इसके अलावा 2 चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो बाकी लगभग गुप्त काल के अंदर मंदिर थे ना, वो ईंट पत्थर से बने थे। लेकिन गुप्त काल के अंदर 2 मंदिर ऐसे थे, जो ईंटों से बने थे। ईंटों का मंदिर था, एक तो ये था, एक तो भीतरगांव का मंदिर ये ईंटों से था, एक था शिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर मैंने बताया था ना, शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, शिरपुर का लक्ष्मण, ये मैंने बताया था आपको छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। ये और ये दोनों क्या है? ईंटों से बने हैं। किससे बने हैं? ईंटों से बने। ठीक है, ये दोनों याद रखना, पूछा जा सकता है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन है कि ईंटों से बने मंदिर निम्न कौन कौन से हैं? तो भीतर गांव का ईंटों का मंदिर, ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, दोनों ईंटों से बने। ये देखो आगे तथ्य है, गुप्त काल के अधिकांश मंदिर पाषाण और पत्थर से निर्मित है, जबकि 2 मंदिर ईंटों से निर्मित है। लगभग बाकी तो मंदिर हैं पत्थर से निर्मित, पाषाणों से, लेकिन 2 मंदिर ऐसे हैं। गांव का ईंटों का मंदिर यूपी के अंदर है ये, और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में। ये दोनों क्या है? ये निर्मित है। साथ साथ में चीजें याद है हो जानी चाहिए। गुप्तकालीन साहित्य, साहित्य को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? अब अगर आपको क्लास अच्छे तरीके से मिलती है तो ठोको लाइक, लाइक करना आपका काम है। अच्छे तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी, मेरा टारगेट यही है, फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको बढ़िया से जबरदस्त मैटर आपको मिलता रहे। मैं ये सभी के सभी क्वेश्चन ले आया, आपको इसके अलावा पढ़ने की जरूरत, सारे क्वेश्चन जितने बन रहे हैं ना वो भी ले आया। ये लाइक आपका काम है, लाइक वीडियो को जरूर करो। गुप्तकालीन साहित्य, इस पुनर्जागरण काल किसने कहा है? पुनर्जागरण काल किसने कहा कि स्वर्ण काल गुप्त काल को कहते हैं? तो पुनर्जागरण का काल कहा है मैक्स मुदर ने कहा है, मैक्स मुदर ने वो साहित्य को पुनर्जागरण का काल है कहा है। और के मुंशी ने इनको स्वर्ण युग का काल कहा है। एन मुंशी ने क्या कहा? एन मुंशी ने कहा कि गुप्त काल है वो कला व साहित्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। तो ये किसने कहा? कि हमें मुंशी ने। ये जबरदस्त क्लास आपको दी जा रही है। उसके बाद में भारत का पेराक्लिजक युग किसे कहा जाता है? भारत का पेराक्लिजक से कहा जाता है। तो ये सीधी सी बात है, बात चल रही है अपनी गुप्त काल की। गुप्त काल को ही क्या है? भारत का पेराक्लिजिक युग ही कहा जाता है। अपने दो में कंफ्यूज होंगे क्योंकि अपने दो ही है, गुप्त काल और मुगल काल, दो ही है बस, यही पढ़ने हैं अपने। निम्न कथनों पर विचार करें और संगत कथन की पहचान करें। निम्न कथनों पर है विचार करें और संगत कथन की, देखो इसमें थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से देगा, कर देता हूँ। अब देखो आपके सामने निम्न कथनों पर विचार करना है। गुप्त वंश को कुषाणों का सामंत माना जाता है। गुप्त वंश को कुषाणों का सामंत कहा जाता है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। कहते हैं गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता और भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये सीधी सीधी सी बात है, सरल सा प्रश्न है कि 100 युद्धों का विजेता और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। कूर्म वाहिनी, यमुना तथा मक्कर वाहिनी गंगा की मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। ये बड़ा गजब का पॉइंट है, अब याद रखना। कूर्म वाहिनियां, वाहिनी यमुना और मक्कर वाहिनी गंगा की जो मूर्तियां हैं उनका जो निर्माण है वो किस में हुआ था? गुप्त काल के समय ही हुआ था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जहाँ उत्तर प्रदेश भगवान शिव को समर्पित, देवगढ़ का जो मंदिर है ये क्या है? भगवान शिव को समर्पित है। बिल्कुल गलत है। पूछा क्या यहाँ पे? निम्न कथनों पर विचार करें और संगत कथन की पहचान, संगत कथन की पहचान, और क्या हो जाएगा? 4 नंबर संगत कथन पे असंगत लिखना है। ठीक है, पे आएगा असंगत, सही कर देता हूँ उसको, असंगत आएगा। क्या आएगा? असंगत, असंगत आएगा। तो इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा? असंगत हो जाएगा इसके अंदर ये 4 नंबर, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश भगवान शिव को समर्पित नहीं है, बल्कि ये भगवान समर्पित है, भगवान है। का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा? 4 नंबर।
याद रखना अच्छे तरीके से, बाकी ये सब चीज़ें सही है, तो यहाँ पे असंगत कर लेना इसका। उसके बाद में देखो, देवगढ़ का दशावतार मंदिर के बारे में सत्य कथन है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर के बारे में सत्य कथन। एक-एक प्रश्न मैं लेकर आ गया, नहीं आपको इसके अलावा। अब देखो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है कहाँ पर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। कहाँ पर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर? यूपी के अंदर। कहाँ पर है ये? है यूपी में। पहला शिखर युक्त मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। पंचायतन शैली में बना प्राचीन मंदिर इसे ललितपुर और झांसी का मंदिर भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये आपको सभी पता है। तो पहला शिखर युक्त मंदिर के रूप में इसको जानते हैं। पंचायतन शैली में बना प्राचीन मंदिर इसे ललितपुर और झांसी का मंदिर भी कहते हैं। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित बेतवा नदी के किनारे गुप्त काल का सर्वोत्तम मंदिर है ये। पोस्ट कर लेना भी, भगवान विष्णु को समर्पित बेतवा यानी कि बेत्रवती बेतवा नदी के किनारे ये मंदिर है देवगढ़ का, जो गुप्त काल का सर्वोत्तम मंदिर है। में भगवान शिव की योगी मुद्रा का गजेंद्र मोक्ष की मूर्ति विराजमान है। इसके अंदर क्या है, भगवान शिव की जो योग मुद्रा का गजेंद्र जो है मोक्ष की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। इस मंदिर का जो शिकार नहीं है, शिखर, क्या ये मिस्टेक रखिए, शिखर जो है 12 मीटर ऊंचा है ना, ये 12 मीटर ऊंचा है। याद रखना ये सारे के सारे कथन हैं सत्य है। उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, 4। साथ साथ में चीजें याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ये अंदर है। इसके अलावा यूपी के अंदर एक कौन सा था? तरगांव का ईंटों का मंदिर है। तरगांव का ईंटों का मंदिर, ईंटों का मंदिर, ये मैंने बता ही दिया, अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, 2 ही मंदिर है यूपी के अंदर, देवगढ़ का है और भीतरगांव ईंटों का मंदिर, ये बता दिया मैंने। आगे, निम्न कथनों में से तर्क संगत नहीं है। अब देखो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। इसके अलावा उमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। उमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कोह का शिव मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में है। कोह का शिव मंदिर है वो नागौद है मध्य प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। पिपरिया का विष्णु मंदिर बांग्लादेश में नहीं, अभी ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश पर है। हो जाएगा 4 नंबर है। यहाँ पे तरंग संगत नहीं है ये पूछा है, तो पिपरिया का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, एक है सारनाथ का जो है स्तंभ है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, सारनाथ तो आपको पता ही है। इसके अलावा एरण का विष्णु मंदिर है वो भी मध्य प्रदेश में है, और पिपरिया का जो विष्णु मंदिर है वो भी मध्य प्रदेश। इस गुप्तकालीन मंदिर में राम कथा या रामायण के अंकन के साथ साथ शिव पार्वती को संगीत वाद्य के साथ उकेरा गया है। बड़ा गजब का प्रश्न है, एग्जामिनर इसी प्रकार प्रश्न डालेगा। इस गुप्तकालीन मंदिर में राम कथा या रामायण के अंकन के साथ साथ शिव पार्वती को संगीत वाद्य के साथ उनको कौन सा है बताओ भी? या रत्ना कुठार पार्वती मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, दर्रा का शिव मंदिर कोटा, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए है कहाँ पर है। रत्ना कुठार मंदिर अजयगढ़ मध्य प्रदेश, एरण का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, दर्रा का विष्णु मंदिर ये शिव मंदिर राजस्थान, और शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ की। ये पता होना चाहिए आपको पहले ये है कहाँ पर। तो कहाँ क्या उत्तर आएगा इसका? भी रामायण, राम कथा और रामायण के अंकन के साथ साथ शिव पार्वती को संगीत वाद्य के साथ उकेरा गया। इसका उत्तर हो जाएगा रचना कुठार का जो मंदिर है अजयगढ़ मध्य प्रदेश में, मंदिर के अंदर रचना कुठार पार्वती मंदिर। पार्वती नाम से पता चल रहा है भी राम रामायण आ गई, रामायण देखी होगी, राम रामायण है, वहां पर शिव व पार्वती को वाद्य यंत्र के साथ में रचना कुठार मध्य प्रदेश। गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषताएं निम्न में से सत्य नहीं है। अब देखो गुप्तकालीन, अब इस प्रकार आएंगे क्योंकि स्थापत्य कला का टॉपिक है, तो मूर्ति कला से संबंधित आएगा, कौन सी विशेषता है कौन सी नहीं है, इसी प्रकार आएगा। यहाँ पे पूछा है गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषता नहीं है, ये सत्य नहीं है। सबसे पहले देखो
नग्नता व कामुकता से मुक्त व परिधानों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। ये तो सही लग रहा है ये। गंगा व यमुना को मूर्त रूप इसी काल में हुआ था। गंगा व यमुना को शिव का अर्धनाश्वर रूप, अर्धनारीश्वर रूप व अलंकृत प्रभा मंडल बिल्कुल सही है। नग्नता व कामुकता युक्त मूर्ति कला। अब देखो पहला और इसमें डी नंबर में कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे है नग्नता व कामुकता से मुक्त, यहाँ पे है नग्नता व कामुकता से युक्त। अब युक्त और मुक्त में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो गए गोलमाल हो जाएगा सब, यही भैंस पानी में। तो ये देखो इसका उत्तर होगा 4 नंबर। क्या उत्तर होगा इसका? 4 नंबर उत्तर होगा, क्योंकि नग्नता व कामुकता से युक्त नहीं है, मुक्त है। ये देखो मुक्त है और इसके साथ में परिधानों का प्रयोग किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर है। पूछा क्या है? सत्य नहीं है, ये पूछा है। पहले प्रश्न को पूरा पढ़ो, उसके बाद में इसका आंसर दो। उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। निम्नलिखित कथनों में गुप्तकालीन मूर्तियों के संबंध में सत्य कथन है। देखो ये इस प्रकार की क्लास आपको दी जा रही है, बस कंटिन्यू देखो। आज अपने सिर्फ तो 50 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, लेकिन आज अपने पहले पार्ट में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। अच्छे तरीके से आराम से पढ़ेंगे, कोई अपनी जल्दबाजी, अच्छे तरीके से अपने साथ में अध्ययन करते जाएंगे। वैसे ऐसे लगना चाहिए भी अपने साथ साथ में हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बस जितना मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ ये मैटर, ये बस अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा। और मैं लगातार 1-2 दिन छोड़कर आपको ये क्लास इस प्रकार देता रहूँगा। फर्स्ट पेपर ये इतिहास वगैरह राजस्थान का आगे आएगा, सब अपने धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। निम्न कथनों में गुप्तकालीन मूर्तियों के संबंध में सत्य कथन देखो। सारनाथ की पद्मासन में बैठे बुद्ध की पाषाण मूर्ति 2 फुट 4 इंच। अब ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर का दिमाग सटक गया ना, आरपीसी वैसे ही आपको पता है, तो यहाँ पे देखो ये पूछ सकता है आंकड़े 4 फुट 2 फुट 4 इंच कि सारनाथ की पद्मासन में बैठे बुद्ध की पाषाण मूर्ति 2 फुट 4 इंच। ये एग्जामिनर का अगर दिमाग सटक जाए ना, तो इस प्रकार भी प्रश्न डाल सकता है। अगर डाल दिया तो अपने क्या करेंगे? बैठे रहेंगे बस। के बाद में मथुरा से प्राप्त खड़े बुद्ध के पाषाण मूर्ति है। मथुरा के अंदर है खड़े बुद्ध, कि इस प्रकार खड़े हुए बुद्ध की पाषाण मूर्ति। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की तांबे की मूर्ति है 7.5 फीट, यानी कि 7.5 फीट है बुद्ध की तांबे की मूर्ति। सकता है किसकी मूर्ति है? तांबे की मूर्ति है। कहाँ पर? सुल्तानगंज। उदयगिरी के से प्राप्त है महिषासुर का वध करते हुए माँ दुर्गा की। ये गुप्तकालीन मूर्तियों के बारे में है कथन, ये आगे कथन दिए हुए हैं आपके सामने। ये सारे के सारे कथन क्या हैं? सत्य है। इसी प्रकार प्रश्न बनेगा एग्जाम के अंदर, ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। सारनाथ की पद्मासन में बैठे बुद्ध पाषाण की मूर्ति 2 फुट 4 इंच। मथुरा से प्राप्त खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध तांबे की मूर्ति है 7.5 फीट। और उदयगिरी से प्राप्त में का वध करते हुए इसका, ये सारे के सारे कथन क्या हैं? सत्य है। उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अजंता चित्रकार का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस से संबंध है? अजंता चित्रकार आपने 10वीं की कक्षा पढ़ी है क्या? 10वीं के अंदर आपने जिस भी छात्र ने चित्रकला थी, आपने देखा था चित्रकला डिजाइन करवाते थे, प्रैक्टिकल था 70 नंबर का। कहते हैं भी चित्रकला ले लो, बड़ी गजब के चित्रकला का प्रैक्टिकल में नंबर बना गए थे। तो 10वीं में थी चित्रकला, तो वहां पर अजंता की सब जो है चित्रकला के बारे में थी, सारा डाटा दिया हुआ था। तो अजंता के गुफाएं है कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। अजंता के अंदर टोटल गुफाएं थी 29, नहीं देखिए 29 गुफाएं थी। लेकिन अब अगर अपने बात करें, अब अगर बात करें 9 गुफाओं में चित्र शेष बचे, 9 गुफाओं में शेष चित्र बचे, 9 गुफाओं में शेष चित्र बचे हैं। पहले 29 गुफाएं में चित्र थे, लेकिन अब बात करें तो 9 गुफाओं में शेष चित्र बचे हैं। और अजंता के अंदर मोस्ट है 16 नंबर गुफा और 17 नंबर गुफा महत्वपूर्ण है आपके लिए, महत्वपूर्ण है, मोस्ट है ये 16 नंबर 17 नंबर, क्योंकि 16 नंबर में है मरणासन राजकुमारी का चित्र, 17 नंबर में है कि राहुल समर्पण जो बुद्ध है उनको ग्रह त्याग के लिए। ये दोनों याद रखना। इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की। ये सारी चीजें नोट कर लेना। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था, उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ, एक ही विश्वविद्यालय था
अब कई में कंफ्यूज आ जाते हैं, या तो तक्षशिला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय, इन दोनों में कंफ्यूज बहुत होते हैं। कौन सा था? पीछे में मैंने बता के आ गया, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर है ये। हाँ, बिहार के अंदर है नालंदा विश्वविद्यालय, जो किसके समय ये संपन्न हुआ था? कुमारगुप्त क्या था या समुद्रगुप्त? कुमारगुप्त के समय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने कुमारगुप्त प्रथम ने। आपसे पूछ ले कब की थी इसकी स्थापना, कब की थी? तो ये की थी 427 ईस्वी। स्थापना 427 ईस्वी। स्थापना आ सकती है भी एग्जाम में, मुझे लगता है भी एग्जाम में आएगा ये प्रश्न। 427 ईस्वी की स्थापना हुई थी। ये कौन चले? नालंदा विश्वविद्यालय। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, बड़ा गजब का प्रश्न है। लोकप्रिय देवता, सबके अलग अलग लोकप्रिय देवता होते हैं। फिर गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? कौन थे? अब शिव और विष्णु में कंफ्यूज मत होना कि इसका उत्तर होगा विष्णु। ये अपने पढ़ा है ना, वो विष्णु को समर्पित है, वो विष्णु अलग अलग है। हो जाएगा विष्णु को सबसे लोकप्रिय देवता। महरौली दिल्ली के अंदर है, यहाँ पर स्थित है। लोहा स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? महरौली कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। और इसका लोहा स्तंभ का निर्माण, वहां पर एक स्तंभ है लोहा स्तंभ, का निर्माण किस सदी में हुआ था? लोहा स्तंभ का निर्माण निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। का जो निर्माण है ना, लोहा स्तंभ का जो निर्माण है वो करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। निर्माण ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब करवाया था? चतुर्थ सदी में, यानी कि अब है चौथी सदी के अंदर है। दिल्ली में का निर्माण है किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बड़ा गजब का प्रश्न है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? देखो अजंता की गुफाएं हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है, गुप्त काल के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ऐसी कौन सी गुफा थी जिनका निर्माण गुप्त काल में हुआ? 15, 16, 2, 3, 4, 16, 17, 19। कौन सी थी? मैंने बताया महत्वपूर्ण कौन सी है। 16, 17 और 19, ये तीन ही महत्वपूर्ण है। 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र दिया हुआ है। 17 में राहुल समर्पण है, जो बुद्ध के ग्रह त्याग से इस है। ये तीन है, 16, 17, 19। ज्यादा तो आपके लिए 16 और 17 दो ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, गुप्त काल के समय महत्वपूर्ण। टोटल मैंने बताया 29 गुफाएं हैं, और अभी वर्तमान में 9 ही गुफा बची जहाँ पर चित्र यहाँ पर मिलते हैं। गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गजब का प्रश्न है कि गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। प्राचीन भारत के अंदर क्लासिकल युग क्यों कहा जाता था? देखो अब ऑप्शन देखो। व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र की अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। देखो इसके बड़े गजब के हैं। गुप्त काल में भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कि क्या किया था? ये किया था कला व साहित्य के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष पहुंचने के कारण। यह एक ही महत्वपूर्ण है। कला व साहित्य काल का कहते हैं ना स्वर्ण युग। स्वर्ण युग गाथा के एम मुंशी ने भारतीय इतिहास के अंदर स्वर्ण युग का गुप्त काल को ये कला व साहित्य के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इसको भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। आपके लिए निम्न कथनों पर विचार करके असत्य कथन का चयन करो। अब देखो निम्न कथनों पर विचार करके असत्य कथन का चयन करो। कौन सा कथन है असत्य कथन? इसमें देखो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। देखो सोने की मुद्रा क्या है? सोने की मुद्रा जिसको दिनार कहा जाता था। और सोने की सिक्के सबसे पहले चलाए थे समुद्रगुप्त ने। इस तरीके से पढ़ा है, समुद्रगुप्त ने चलाए। तो क्या कहते हैं? सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में ही आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल के अंदर ही प्रारंभ हुई थी। सती प्रथा का पहला उल्लेख एर्ण अभिलेख से मिला। ये सारे के सारे एक एक लाइन में आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना।
तो बाल विवाह की जो प्रथा है वो गुप्त काल में आरंभ हुई और सती प्रथा का पहला उल्लेख है वो एर्ण अभिलेख से मिलता है। किसमें मिलता है? एर्ण अभिलेख से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के पण कहलाते थे। ये कुछ डाउट सा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो गुप्त शासकों द्वारा जो चलाए गए चांदी के सिक्के वो पण नहीं कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। यहाँ पे क्या आएगा? रूपक। एक रूपक अलंकार भी आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर। याद रखना, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, पण नहीं कहलाते थे। और सोने की जो मुद्रा है उसको दिनार है कहा जाता था। बड़े गजब के प्रश्न थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य कथन पूछा ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, पण की जगह रूपक आएगा। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। देखो, सूची एक को दो से सम्मिलित करना है आप। ये आज की आप अपने आज की क्लास में अंतिम क्वेश्चन है, बाकी कल अपने एक साथ चर्चा करेंगे। के अंदर देखो, सम्मिलित करना है आपके सामने। रचनाकार दिए हुए हैं और रचना करने वाले दिए हुए हैं। आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय। ध्वनवरी, नवी नवीन कटम। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत। ब्राह्मीर, पंच सिद्धांतम। ये सम्मिलित करने हैं अच्छे तरीके से। इसमें आपको सम्मिलित करना है। देखो आगे कथन दिए हुए हैं आपके सामने, देखो ABCD, ये कथन दिए। तो ध्वंतरी है ये, क्या है? इसको सही कर लेना, ध्वंतरी। तो आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय, ध्वंतरी, नवीनकट्टिम, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत, ब्राह्मीर, पंच सिद्धांतम। ये संस्कृत से संबंधित है, इसको अच्छे तरीके। तो ये आर्यभट्ट से नाम से पता चल रहा है, तो आर्यभट्टीय। ध्वंतरी, नवीन, नवनीतकटम, ये है सम्मिलित करना है। ब्रह्मगुप्त का है ब्रह्म सिद्धांत और ब्राह्मीर का है पंच सिद्धांत। तो ये सेम के सेम है। ABC यानी कि 1 2 4 इसका पहला क्या हो जाएगा? 1 2 सेम के सेम है। अच्छे तरीके से ये एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए हो, ये इस प्रकार के प्रश्न किसी भी एग्जाम में आपके लिए आ सकते हैं। आज अपने यहीं तक चर्चा करेंगे। बाकी जो आगे के बचे हुए प्रश्न हैं अपने क्लास नंबर 2 पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्लास आपके लिए ज़्यादा लंबी हो जाती है। एक साथ अपने धीरे धीरे इन क्लासों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि अपने अच्छे है। ये अपने लगभग यहाँ तक कंप्लीट हो गए। लगभग 30 प्रश्न अपने कंप्लीट कर लिए। के बाद में लगभग 20-25 क्वेश्चन और बचे हैं, वो अपने कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक एक लाइन में आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है रहेगी। बस आगे धीरे धीरे अपने पढ़ते जाएंगे और आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक के साथ ये क्लास मैंने आपको दी है। बाकी अपनी कल चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल शाम को 8 बजे इसी क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।